साहब, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मेरा पहला सवाल, एससीओ की आवश्यकता क्यों है भारत को? देखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एससीओ मकसद जिस तरीके से बना, शंघाई फाइव, लगता तो एक ही है कि चीन जो है अपना जो स्वार्थ है उसको तो पूरा करने की कोशिश में लगा है। शंघाई फाइव से शंघाई सिक्स हुआ, शंघाई सिक्स से शंघाई एट हुआ, जहाँ पे भारत और पाकिस्तान दोनों इसके सदस्य बने। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से लगातार जो चीन है अपना पाकिस्तान के द्वारा और पाकिस्तान के द्वारा जो आतंक फैलाया जाता है, जिसके बरखिलाफ भारत ने हर हमेशा कहा है कि पाकिस्तान यूजेस टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसको लेकर के, और जैसे रक्षा मंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा, रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, सेपरेटिज्म, इसके बरखिलाफ एक रैप्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि रीजनल एंटी टेरर तो पूरा खड़ा किया हुआ है। इसके बावजूद भी अगर वो पहलगाम पे चुप्पी साधते हैं और बलूचिस्तान को लेकर के पाकिस्तान की आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है अपने रक्षा मंत्री ने बहुत ठीक ढंग से उनको एक सबक सिखाया कि आतंक का चेहरा, आतंक का कोई मजहब नहीं, आतंक आतंक है और कहीं पर भी पलटता है उसकी निंदा करनी बहुत जरूरी है, उसके बरखिलाफ कार्रवाई करनी बहुत जरूरी है, जो भारत से ठान ली है और भारत करेगा। मुझे लगता है चीन को इस बात का आभास जरूर हुआ होगा कि चीन जितना भी कर ले, चाहे पाकिस्तान के साथ दोस्ती जो जिस प्रकार से वो कहता है हिमालय से ऊंची, समंदर से गहरी और शहर से मीठी वाली दोस्ती को लेकर के, और जिस प्रकार से अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करता है पाकिस्तान के द्वारा हिंदुस्तान में आतंक फैलाने का, मुझे लगता है बहुत अच्छी तरीके से रक्षा मंत्री ने साफ कह दिया कि ज्वाइंट स्टेटमेंट हम दस्तखत नहीं करेंगे जहां पाकिस्तान। अब उनके जो लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारे को सबूत चाहिए। सबूत कितना भी पाकिस्तान के बारे में दिया जाए, अगर क्या सबूत चाहिए, कहाँ सबूत? पाकिस्तान जिस प्रकार से चीन बलूचिस्तान को लेकर के खड़ा है पाकिस्तान के साथ और कहने की कोशिश कर रहा है कि भारत जो है, शायद उनको यही नहीं मालूम कि 1948 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को उसके जबरदस्ती दस्तखत कराया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और अपने सीपीसी को लेकर के जिस प्रकार से वो अपने गिलगित बाल्टिस्तान से जा रहा है। अब समझ सकते हैं कि चीन की जो दोहरी कार्रवाई है, चीन को सबक सिखाना, चीन को अपनी जगह दिखाना, पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत बहुत जरूरी है। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन करा है, मकसद तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी जो मुझे लगता है एक तरीके से जो उसकी आशा है चीन की कि अपना उल्लू सीधा करे। एक ऐसा संगठन, विश्व का सबसे बड़ा संगठन, 24% जमीन, 42% आबादी, 23% विश्व का जीडीपी, समझ सकते हैं कितनी बड़ी संस्था सब कुछ कर सकती है अगर उसकी मंशा साफ हो, उसका दिल साफ हो। लेकिन चीन और पाकिस्तान, मुझे लगता है इस बार उसने अपने मंशा का जाहिर किया कि उसकी जो मंशा है वो ठीक नहीं है, और भारत ने बहुत अच्छी तरीके से उनको समझा दिया ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन हम दस्तखत नहीं करेंगे। बिल्कुल, और करें, और क्यों करें ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर दस्तखत कुलकर्णी सर? अच्छा देखिए, ये लिखते कितना बढ़िया बढ़िया है कि संगठन बना क्यों है। मैं वरुण जी के पास, राहुल लाल जी के पास जाऊं, हमारे साथ संजीव कौशिक जी भी जुड़ गए, उनको भी स्क्रीन पे देखा, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ गए। लेकिन सुरक्षा में सहयोग करेंगे, संगठन का उद्देश्य देखिए। तो सुरक्षा में क्या सहयोग होगा भाई साहब? तो सुरक्षा में सहयोग जो होगा, जो चीन और पाकिस्तान और भारत हैं, वो आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के खिलाफ ज्वाइंट कार्रवाई करेंगे। ये बात पाकिस्तान और चीन पर भी अप्लाई होती है। क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचा के माध्यम से खुफिया जानकारी साझा करेंगे। पाकिस्तान कर क्या रहा है, क्या एससीओ को पता नहीं है? चीन उसका सपोर्ट कर रहा है, क्या चीन को पता नहीं है? और एससीओ का ड्रामा कर रहे हैं कि भाई हम एससीओ समिट करा रहे हैं क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। मजाक चल रहा है या कोई समिति चल रही है? संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे जैसे पीस मिशन। चलिए, चाइना के साथ कोई पीस मिशन कर भी लिया, 10% चांसेस उसके हैं, हमने चाइना के साथ कोई जॉइंट ऑपरेशन कर लिया, क्या पाकिस्तान के साथ कभी जॉइंट ऑपरेशन हो सकता है? वरुण जी के पास जा रहा हूं। वरुण जी इस वक्त हमें स्क्रीन पर दिख रहे हैं। वरुण जी, एससीओ की कोई दरकार नहीं है, मुझे लगता है खत्म कर देना चाहिए एससीओ से भारत को अपने रिश्ते को, और एससीओ से क्विट भी कर जाना चाहिए। बहुत बढ़िया बात विवेक जी आपने कही है। राजनाथ सिंह जी ने बहुत ढंग से अपनी जो है बात प्रेजेंट करी उसके अंदर, और साइन तो करते ही कैसे, जब भारत का उसमें रोल ही नहीं था तो साइन करने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन वो एससीओ जब से बना है, जब से वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए चाइना
नहीं, वो उसको बनाया है कि ओबोर उसकी जो पॉलिसी वन बेल्ट वन रोड सीधा तजाकिस्तान कजाकिस्तान होता है ईरान तक अपना सारा काम कर रहा है, और लद्दाख और काराकोरम हाईवे उसने अपने बना करके सारे कब्जे कर पाकिस्तान से पीओके का कुछ हिस्सा भी ले लिया। तो ये तो सबको पता है, सार्वजनिक रूप से पता है कि पाकिस्तान तो पिद्दी न पिद्दी का शोरबा है, उसके पीछे चाइना है कि आतंकवादियों के पास हथियार भी कई बार चाइनीज मेड ही मिलते हैं। तो चाइना तो हमेशा ही भारत का सबसे बड़ा इकोनॉमिक भी और वैसे भी सबसे बड़ा दुश्मन चाइना ही है। बिल्कुल। तो चाइना को अभी कुलकर्णी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि सबक सिखाना है, ला ला के नहीं दिखानी, 4 ऐप बंद नहीं करने। आप जो ट्रेड इम्बेलेंस चाइना से हो रहा है, हमारी इकोनॉमी का सबसे ज्यादा अगर नुकसान कोई पहुंचा रहा है, चाइना पहुंचा रहा है। उसका कोई जस्टिफिकेशन ही समझ में नहीं आता कि वहां सेमीकंडक्टर बनते हैं, ये बनते हैं, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है उससे आप ट्रेड बंद करिए। चाइना से अगर हम ट्रेड बंद करते हैं तो चाइना की इकोनॉमी साल 2 साल में कोलैप्स होने लग जाएगी। भारत सबसे बड़ा बाजार है विश्व का, ये चीज देखने की बात है। जब से क्वाड बना है उसके बाद भारत को सुरक्षा की चिंता चाइना पाकिस्तान से करने की आवश्यकता है नहीं। और इसमें सुरक्षा आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्य लिखा गया था। तो राजनीतिक उद्देश्य किसका? चाइना का, अपना पूर्ण करना है, और आर्थिक रूप से भी उसको करना है। तो हमारा जो है सबसे बड़ा, हमको ये समझने की आवश्यकता है कि पाकिस्तान से इक्विवेलेंट बनने की बजाय हमको चाइना से इक्विवेलेंसी दिखानी चाहिए। और उसको ये कहना चाहिए भैया अगर तुम ये नहीं मानते हो, पाकिस्तान को सपोर्ट करते हो, हथियार सप्लाई करते हो तो हम आपसे ट्रेड बंद करेंगे। और ट्रेड को धीरे धीरे बंद करना चाहिए, कम करना चाहिए। आप देखो चाइना ने भारत को पूरी तरह से घेर रखा है, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, और सबको इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म ऑफ चाइना चल रहा है। लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद जो स्थितियां बदलती बदलती जियोपॉलिटिकल कंडीशंस आज बिल्कुल टोटली 100% इकोनॉमिक्स पे आ गई। अब इकोनॉमी पे आ गई तो आप इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म से कैसे टकराओगे? आपको टकराना पड़ेगा और अपने एक विल पावर दिखानी पड़ेगी, जैसे आज राजनाथ सिंह जी ने वहां दिखाई। आपको ट्रेड इम्बैलेंस चाइना से कम करने की इमीडिएट आवश्यकता है, जिसपे ध्यान केंद्र सरकार को देना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त प्रमोद स्वामी जुड़ गए हैं, नेता बीजेपी। प्रमोद स्वामी जी, एससीओ का गेम ओवर हो चुका है ऐसा लगता है, राजनाथ जी ने संकेत दे दिया है, लेकिन पाकिस्तान को जवाब तो हम दे रहे हैं, चीन को भी जवाब देने का वक्त आ चुका है, जिसमें एक बड़ा फैक्टर सही कहा, ट्रेड इम्बैलेंस का बता रहे हैं वरुण जी। नहीं देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें राजनीति नहीं राष्ट्रनीति होनी चाहिए। तो ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसमें एक राष्ट्रनीति होनी चाहिए कि हमारे राष्ट्र के जो हित में नहीं है उसको हमें नहीं करना है। और आज राजनाथ सिंह जी ने वही किया, क्योंकि हमारे देश में जो आतंकवादी जो घटनाएं होती है, उन आतंकवादी घटनाओं को प्रश्रय देने वाला, उसको स्पॉन्सर करने वाला और उसको प्रशिक्षण देने वाला पाकिस्तान है। ये तो साबित हो गया। और ऑपरेशन सिंदूर में हमने उसको सबक भी सिखाया। और ऑपरेशन सिंदूर में कई चीजें स्पष्ट भी हुई कि जो उनको हथियार जो मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं। उनके मैक्सिमम हथियार पहले अमेरिका से आते थे, लेकिन अब उनके मैक्सिमम हथियार जो है वो चाइना से आते हैं। और चाइना के जो हथियारों का जो हाल हुआ वो सब भी हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा। लेकिन अभी जो विश्व की जो राजनीति है, ये विश्व की जो राजनीति है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड राजनीति है। तो एक समय था जब आज भी रशिया हमारा बहुत अच्छा मित्र है, लेकिन एक समय जब 1971 में जब युद्ध हुआ था तो 2 सुपर पावर थे, अमेरिका और रशिया। उस समय हम रशिया के कैंप में थे और अमेरिका के कैंप में पाकिस्तान था। लेकिन आज स्थितियां बदली हैं, हमारे अमेरिका से भी अच्छे संबंध हुए हैं और रशिया भी अब उतना पावरफुल नहीं रहा। और इन दिनों में उभरती हुई एक शक्ति के रूप में चाइना भी उभरा है। तो ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए विश्व में जो राजनीतिक परिदृश्य है और भारत का फायदा कहां है और भारत को आगे कैसे बढ़ना है, इसके ऊपर में एक राष्ट्रनीति की आवश्यकता है। तो हमारा जो शत्रु है वो पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान की ताकत क्या है हमें ये भी देखना पड़ेगा। और आज हम सिर्फ इमोशन में कोई कदम नहीं उठा सकते, क्योंकि आज जो चाइना का जो रक्षा बजट है वो भारत के रक्षा बजट से 4 गुना ज्यादा है। तो हम जब तक हम इकोनॉमी पावर के रूप में अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, नहीं, वो बात ठीक है। आपने इमोशन, देखिए मैं एक इमोशनल आदमी हूं, 26 हिंदुस्तानियों की जान गई है, मैं इमोशनली और रैशनली दोनों सोच सकता हूं और मैं इमोशनल हूं इस बात से, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि भाई क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता होती है और इसलिए एससीओ में भारत गया या फिर एससीओ में पूर्ण सदस्य बना। लेकिन मुझे एक बात बताइए, मैं अगर सदस्य देशों की बात करूं, जो पहले थोड़ी देर पहले कुलकर्णी सर कह रहे थे कि पहले 5 हुआ करते थे, अब 10 हो गए, कौन कौन से देश हैं?
अगर मैं इसमें देखूं जो 10 पूर्ण सदस्य देश हैं, चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस, इसमें से अगर आप चीन और पाकिस्तान को निकाल दीजिए, जो ना आपके सांस्कृतिक साझेदार हो सकते हैं, जो ना आपके क्षेत्रीय सुरक्षा के साझेदार हो सकते हैं, जो ना आपको कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल के देने वाले अंदर से कि फलाना जगह अटैक होने वाला है या फलाना जगह जो है आतंकवादी गतिविधियां होने वाली है, चीन और रूस दोनों में से कोई देश नहीं देगा, उल्टा आपकी इंफॉर्मेशन को चुरा कर ये लोग ले जाएंगे। इसके अलावा कौन देश है? इसके अलावा है रूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ईरान है, बेलारूस है। भाई हमारे अच्छे संबंध इन देशों से, हमें क्यों चाहिए एससीओ का मंच? अगर आप पर्यवेक्षक देश ले लीजिए, अफगानिस्तान और मंगोलिया, इन दोनों देशों से भी हमारे रिलेशन अच्छे हैं, हमें नहीं चाहिए एससीओ। संवाद साझेदार ले लीजिए, अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की, श्रीलंका, सऊदी अरब, मिस्र, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, मालदीव, म्यांमार, कुवैत और बहरीन। 2-3 देशों, छोटे मोटे देशों को हम छोड़ दें जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें से मैक्सिमम 90% देश हमारे अच्छे कनेक्शन है उनके साथ। क्यों चाहिए एससीओ? मैं तो बस यही कह रहा हूं, सवाल इमोशनल होने का ही है सर। प्रमोद जी देखिए, एक शब्द के ऊपर में पकड़ करके आप उसको बहस करके ट्विस्ट कर करके आप बहस कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि विश्व की जो राजनीति अभी है, उस विश्व की राजनीति में भारत के हित क्या है, हमारे राष्ट्र हित क्या है, और डिप्लोमेसी में आप जो हमारे जो पड़ोसी मुल्क है और या विश्व की जो प्रभावशाली जो देश है, उनके साथ में हमें डिप्लोमेटिक रिलेशन भी रखने पड़ते हैं। अगर आज जो विश्व की जो आप स्थिति देख रहे हैं, तो विश्व की स्थिति आप देखिए, विश्व की आज कोई भी देश ये नहीं कह सकता कि ये देश जब भी मेरे को मुसीबत आएगी ये देश मेरे साथ खड़ा ही रहेगा, कोई भी नहीं बोल सकता, क्योंकि विश्व में जो परिस्थितियां है वो हर दिन बदलती जा रही है, हर समय बदलती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में हमें सारी घटनाओं के ऊपर सूक्ष्म दृष्टि रखनी है और निर्णय वही लेना है जो राष्ट्र हित में हो। और राजनाथ सिंह ने जो निर्णय लिया वो राष्ट्र हित में लिया। और आप शायद मेरी बात को गलत ले गए प्रमोद जी। तो भारत राष्ट्र की नीति है और जो भारत के पक्ष में है उसको आप मेरी बात को शायद गलत इंटरप्रिटेट कर गए। मैंने डिप्लोमेसी खत्म करने की बात नहीं की है, मैंने एक ऐसे संगठन का पोल खोलने की बात कही है जो आज माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर दिया है। उन्होंने पेन रखा, इसका मतलब ही यही था कि ये एससीओ का ढोंग और प्रपंच नहीं चलेगा। कर रहे हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। हाँ, हमारा जो कर्तव्य है वो बोल रहा है ना। ठीक है, मैं राहुल लाल जी के पास आ रहा हूं। राहुल लाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राहुल लाल जी। विवेक जी देखिए, मैं लगातार ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर के बाद से आपके कार्यक्रम में मैं लगातार कह रहा हूं कि भारत दुनिया में अकेला थकेला पड़ा है, अलग थलग हो चुका है। जबकि हम लोगों की जिम्मेवारी ये थी कि पाकिस्तान को अलग थलग करना था। अब आप सोच के देखिए, शंघाई सहयोग संगठन में 10 सदस्य देशों के नाम बताए, पाकिस्तान चीन में जो है कि ये बैठक हो रही है। आखिर उन 10 सदस्य देशों की यह हिम्मत कैसे हुई कि वो पाकिस्तान के आतंकवादी घटना को आतंकवादी घटना मान रहे और भारत के आतंकवादी घटना को आतंकवादी घटना मानने के लिए तैयार नहीं है? और भाई पाकिस्तान तो पूरे दुनिया भर में आतंकवाद का सप्लाई करने वाला देश है। अब अगर इस तथ्य को वर्तमान सरकार जो अभी सोचिए कि प्रतिनिधिमंडल भी भेजा गया था, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल, उसके क्या परिणाम निकले? विवेक जी, मामला ये नहीं है कि आप किसी संगठन में आप शामिल होते हैं कि नहीं होते। ये बहुत अच्छा कदम राजनाथ सिंह जी ने उठाया कि वो वहां पे उन्होंने जो है उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं किया। लेकिन आप बताइए, जब ट्रंप हमेशा 18वें बार भी ट्रंप कह दे रहे हैं कि हमने समझौता करा है, नाटो के बैठक में जाके बोल रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े मंचों में जाके बोल रहे हैं कि भाई हमने भारत पाकिस्तान के बीच में सीजफायर करा दिया। अब आपको भारत को खुल के, जैसे भाई यहाँ पे राजनाथ सिंह इस मामले पर खुल के आए, वैसे ही अन्य जगहों पर खुल के आना पड़ेगा। और डिप्लोमेसी की जो कमियां हैं, उन कमियों को दुरुस्त करने की जरूरत है। पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग नहीं पड़ा है। दुनिया के जो तमाम महाशक्तियां, चाहे रूस जैसे दोस्त देश जो कभी भारत के साथ इतने घनिष्ठ होते थे, आप सोचे कि क्या उसका वो सक्रिय सहयोग हम लोगों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? जबकि आपको देखिए, एक चीज आपको ध्यान में होगा, आप तो गुटनिरपेक्षता के समर्थन का नारा भी लगाते हैं विवेक जी। भारत ने कितना बढ़िया स्टैंड लिया था कि रूस के ऊपर तमाम प्रतिबंध लगे, लेकिन उन प्रतिबंधों को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए हम लोग उससे जो है कि तेल खरीद रहे हैं। हम लोगों ने जो है कि S-400 का डील भी जो है कि रूस के साथ किया, जो काफी बेहतर निर्णय रहा। लेकिन उसके बाद की स्थितियों में जो तमाम गड़बड़ियां आई हैं, पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने को लेके, उस मामले पे हमें अपनी कमियों को स्वीकार करना पड़ेगा। और उन कमियों को जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर तब तक उसको दुरुस्त नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है,
अब ये दुनिया को बताना पड़ेगा हम लोगों को, ये जो दोमुहा चाल चलता है उसे स्वीकार करने वाली स्थितियां नहीं होनी चाहिए। कैसे अमेरिका की हिम्मत हो रही है कि वो पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को बुला के अपने यहाँ पर एक स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं? ये हमारी कूटनीति की विफलता है। इस विफलता को हम लोग कब स्वीकार करेंगे? तो कभी भी व्हाइट हाउस में किसी सेनाध्यक्ष को यह दर्जा नहीं मिला था। एक लुत्ते लफंगे पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को दर्जा सीधे सीधे अमेरिका दे रहा है। अमेरिका भारत को महान राष्ट्र कहता है, साथ में पाकिस्तान को भी महान राष्ट्र कह देता है। ये स्थितियां सोचने वाली देश है, क्योंकि इसमें बड़ी अच्छी बात आपने बताई, संघाई सहयोग संगठन में अगर हम लोग पाकिस्तान को छोड़ दें, चीन को छोड़ दें, तो इसमें जो बाकी सारे सदस्य देश हैं उनके साथ हम लोग के काफी घनिष्ठ संबंध रहे हैं। हम लोग के कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बेलारूस, तमाम जो जितने देश हैं उनके साथ बेहतर रिश्ते रहे। लेकिन फिर भी अगर ये आउटकम स्थिति पर समस्या आई है, ये हमारे विदेश नीति के एक संकट के तरफ ध्यान आकर्षण हो रहा है। रक्षा मंत्री तारीफ के पात्र है, उन्होंने जो कदम उठाया बड़ा शानदार कदम उठाया है, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर, उनका विदेश मंत्रालय अब उन सवालों के घेरे में होगा। विवेक जी, आप विदेश नीति पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं, प्रमोद जी कुछ कहना चाह रहे, उसके बाद मैं कहता हूं। ठीक है प्रमोद जी पहले, उसके बाद मैं संजीव श्रीवास्तव जी आपके पास आ रहा हूं। नहीं, अभी हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक ने जो कुछ बातें कही, मैं उनकी कुछ बातों से सहमत हूँ, कुछ बातों से असहमत हूँ। देखिए, भारत राष्ट्र हित में भारत अपने फैसले लेता है, और इस बात को हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने भी कहा कि जब अमेरिका ने कहा कि रशिया से क्रूड ऑयल नहीं खरीदना, हमने खरीदा। S-400 उसने मना किया, हमने S-400 भी खरीदा। तो राष्ट्र हित में जो है वो हम कर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि डिप्लोमेसी जो है वो उतनी सफल नहीं रही है। इनका मतलब कहने का मतलब ये है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी जो हमने ऑपरेशन सिंदूर जब किया, ऑपरेशन सिंदूर में अगर हमें लगभग हर देश का समर्थन मिला है। किसी ने उसको हमारे उस जो आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, किसी ने उसका विरोध नहीं किया है। और पहले जो हमारे जो इस्लामिक जो कंट्रीज थे, वो एक समय ऐसे थे कि इस्लामिक कंट्री जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़े रहते थे, लेकिन आज मैक्सिमम इस्लामिक कंट्रियों ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उन्होंने भारत के जो भारत ने जो आतंकवादी अड्डों को जो खत्म किया, उसका समर्थन किया। तो ऐसी स्थिति में देखिए, आकलन लगाना हर व्यक्ति का अपना अधिकार है, हर व्यक्ति अपने तरीके से सोच रहा है। लेकिन आज जो विश्व की जो राजनीति, बदलती हुई राजनीति है, उसमें हमें भी अपने राष्ट्र के हितों को मद्देनजर रखते हुए हमें भी फैसले लेने पड़ेंगे। हमने लिए हैं और आगे भी लेंगे, लेकिन हम किसी भी राष्ट्र के साथ में अपने संबंधों को खराब क्यों करने की कोशिश करें। मेरा कहने का मतलब है, जहां तक हो सकता है, हम जो पाकिस्तान जो हमारा जो देश में आतंकवादी गतियों को स्पॉन्सर करता है, उनसे रिलेशनशिप की बात अलग है। लेकिन विश्व में हर राष्ट्र, आपकी बात ठीक है कि हम किसी देश से अपने रिलेशन, प्रमोद जी, खराब नहीं करते। आपकी बात ठीक है। मैं मोटी जी नहीं, हम बायलैटरल रिलेशनशिप किसी से खराब करने की पहल या पैरवी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। मैं बस ये कह रहा हूं कि एक ऐसा संगठन जो क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद और खुफिया जानकारी आदान प्रदान के आधार पर निर्मित हुआ, वो सिर्फ चीन के और पाकिस्तान, या चलिए पाकिस्तान तो चीन का पपेट है, वो चीन का सिर्फ एक प्रोपेगेंडा हथियार बनकर रह जाएगा और हम उसके सदस्य क्यों रहे। मेरा पास इतना से सवाल है। संजीव श्रीवास्तव जी इसका जवाब, फिर मैं बाकी मेहमान के पास आता हूं। संजीव श्रीवास्तव जी, संजीव जी आपको माइक चेक कीजिएगा, आवाज नहीं आ रही है। संजीव जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। वरुण पुरोहित कुछ कहना चाह रहे हैं। वरुण जी। विवेक जी, अपन जो बार बार सुरक्षा की बात उठा रहे हैं, जब चाइना जैसे जैसे इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट हुआ है, चाइना का आर्थिक रूप से दायरा देश की दुनिया में बढ़ा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता चला गया। जब मनमोहन सिंह जी के टाइम में बातें उठी थी, बाद में फिर क्वाड बनाया गया, जिसको जापान को भी चीन से खतरा था, ऑस्ट्रेलिया अपने साथ आया, अमेरिका के महाशक्ति तो उसको साथ लेना पड़ा, तो क्वाड बन गया था। इसलिए एससीओ से हमारी सुरक्षा का तो कोई लेना देना ही नहीं। वो तो चाइना का जो आर्थिक, मैंने कहा ना, इंपीरियलिज्म है, इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म, उसके चक्कर में ओबोर जो वन बेल्ट वन रोड उसने बनाई, वो चाहता है भारत को कंट्रोल करके रखे, जिससे वो भारत उसको डिस्टर्ब नहीं कर सके। और ये आज भी यही उद्देश्य है उनका। और जो विदेश नीति की बार बार बात हो रही है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात हो रही है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो सबके साथ है। मैं बात कर रहा हूँ ट्रेड की। तो आज जो पॉलिटिक्स है वो डिपेंडेंट ही इकोनॉमी पे हो रही है, इकोनॉमी की
जिसका अभी ग्रोथ की बात हो रही है, तो चाइना पे डिपेंडेंट हम क्यों रहे? आज ऐसी स्थिति होती जा रही है कि भारत की इकोनॉमी चाइना की कॉलोनी बनती जा रही है। आप जब उसमें एनगल्फ होके पड़े रहोगे तो आप छटपटाते रहोगे, चाइना से पीछे कैसे छुड़ाओगे? तो आपको सबसे पहले कंसंट्रेशन पाकिस्तान को छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान पित्ती न पित्ती का शोरबा, उसके पीछे सारी शक्ति चाइना की है, चाइना ही उसको फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है, चाइना हथियार उसको दे रहा है। अभी जी। ऑपरेशन सिंदूर में भी चाइना ने कितनी हेल्प करी। तो हम चाइना से जब तक ट्रेड इम्बैलेंस को कंट्रोल नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहेंगे। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के इक्वल होने की आवश्यकता ही नहीं भारत को। भारत को तो चाइना से इक्वलाइजेशन करना चाहिए और चाइना को कंट्रोल करना चाहिए। जब भी पाकिस्तान पाकिस्तान से अपने आप ही कंट्रोल हो जाएंगे। और जो गुट निरपेक्षता का हमारी थ्योरी थी, जो नेहरू जी के नहीं जमाने वरुण से जी, इसमें प्रारंभ तो हुई, कुछ कुछ गलतियां पास में भी हुई। एक अगर पास्ट मैं की गलती को जी अगर मैं 1978 के देंग शियाओपिंग का जो शासनकाल रहा, जी उस दरमियान चीन के आर्थिक सुधार को देखें। 78 तक जो भारत और चीन का जो जीडीपी था वो ऑलमोस्ट सेम था, लेकिन 1978 में चीन ने आर्थिक सुधार, विदेशी निवेश पर जबरदस्त तरीके से जोर दिया और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर जोर दिया। तब हम क्या कर रहे थे? उसका कारण क्या है विवेक जी? वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र नहीं है तो वहां फोर्सिबली आप लेबर फोर्स को काम में ले सकते हो, उससे मैन्युफैक्चरिंग आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। भारत में आप फोर्सिबली थोड़ी लेबर को काम में ले सकते हो, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। हमको जो आप जो कह रहे हो, हम क्या कर रहे थे, हमारा भी विकास कम नहीं हुआ, लेकिन जो आर्थिक सुधार और लिबरलाइजेशन का दौर आया उसमें यूएसएसआर पे हम सपोर्टेड थे। यूएसएसआर टूट गया, कोल्ड वॉर खत्म हो गई, तो हमको वो जो झटका लगा उसको संभलने में टाइम लगा। लेकिन आज भी मैं कह रहा हूँ ट्रेड इम्बैलेंस की जो बात कर रहा हूँ, चाइना कितना ही विकसित हो जाओ, अगर ट्रेड इम्बैलेंस रखोगे तो आपसे अपना इकोनॉमिक फायदा उठाया जा रहा है और हम नहीं उठा पा रहे, तो हम उससे क्यों अपना व्यवहार रख रहे हैं? और सबको पता है, अब इसको मानो चाहे मत मानो, किसी भी सरकार का दोष दो, चाइना किसी न किसी रूप में भारत के अंदर घुसता चला जा रहा है और उसको कब्जे, कितने तो हिस्से भारत के कब्जे कर लिए, और उसके बाद भी हम जो सबसे बड़ा दुश्मन है मैं उसका वही नाम कह रहा लेके- हूं, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पहले इंडिपेंडेंट हो गए होते, आप फोर्सफुली लेबर की बात कर रहे हैं, वो उस पर कभी और बातचीत कर लेंगे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिपेंडेंट होते तो हमारा ट्रेड इंबैलेंस इतना बड़ा नहीं होता। आज का कोई भी स्टार्टअप, अगर भारत में भी कोई स्टार्टअप होता है और स्टार्टअप सोचने की शुरुआत करता है, वो चाइना के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को विजिट करने के लिए जाता है कि चाइना से कौन सा माल सस्ता उठाकर लाऊं और भारत में लाकर बेच दूं, क्योंकि भारत बहुत बड़ा बाजार है, यहां पर कुछ भी खपत हो जाएगा। बात को आप, ये मैं टेक्निकली और फैक्टफुली बात कर रहा हूं वरुण भाई। मैं उसी पे आ रहा हूँ विवेक जी, जो आप बात कह रहे हो, ये सारा दौर जो आप कह रहे हो ना, जो चर्चा कर रहे हो, ये सारी आई है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद की बात कर रहे हो। उसके पहले का दौर करो तो भारत मजबूत था। नहीं, डिसइन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे थे भाई भारत के संस्थानों का? डिसइन्वेस्टमेंट कर करके पूंजीवादी जो व्यवस्था लाए हो देश में, वो लागू नहीं हो पा रही, क्योंकि भारत की जो मनोवृत्ति है वो भारतीय समाजवाद अलग है। समाजवाद को ये क्या करते हैं, या तो समाजवादी पार्टी या चाइना या यूएसएसआर सोवियत संघ का था, उससे कम्युनिज्म से जोड़ने लग जाते हैं। भारत में तो हजारों साल से भारतीय समाजवाद है, इंडियन सोशलिज्म को आप उससे कंपेयर मत करो। भारत नहीं, के मैं अंदर कंपेयर नहीं कर रहा हूं, कहीं ना कहीं नौकरशाही ने निजीकरण को या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कमजोर करने की कोशिश। मैं फिर कह रहा हूं, ये डिबेट आज चाइना से निकलकर थोड़ी दूसरी तरफ चली जाएगी, फिर किसी चीज में बैठेंगे, इस पर बातचीत करेंगे। संजीव श्रीवास्तव जी कनेक्ट हो गए, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड गौतम जी, एक सेकंड रुक जाइए। संजीव श्रीवास्तव जी पहले प्लीज, थैंक यू। संजीव श्रीवास्तव जी, जी मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है सर, बिल्कुल जी देखिए विवेक जी, मैं ये कह रहा था कि भारत संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और उसके जो प्रोसेसेस हैं उसका बहुत सम्मान करता है। भारत एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में विश्वास रखता है और भारत, चाहे वो एससीओ हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो इस तरीके के जो भी अन्य G20 हो, जितने भी इस तरीके के बड़े संस्थान हैं उनका सम्मान करता है। यूएन जिस तरीके से अपने लक्ष्यों को हासिल करने में विफल हो रहा है, ऐसे में जो अनेक अन्य जो वैश्विक और क्षेत्रीय संगठनों की महत्ता बढ़ रही है और भारत उसमें अपना पूरा पार्टिसिपेशन करता है। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि एससीओ का ये जो मंच है वो राजनीति का शिकार हो रहा है और वहां पर पाकिस्तान जैसा राष्ट्र, जाहिर है कि वो अपने जो आतंक परस्त एजेंडे को आगे बढ़ाने की साजिशें रच रहा है। पाकिस्तान के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क का इतना महत्वपूर्ण संगठन था, आज ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से डिफंक्ट पड़ा हुआ है। वो सिर्फ पाकिस्तान की साजिशों की वजह से, जो उसने इस मंच का इस्तेमाल भारत विरोधी साजिशों को करने के लिए किया, उसकी वजह से सार्क में भारत का जाहिर है कि भारत का जिस तरह का सहयोग भारत को देना चाहिए हम नहीं दे सके और ये सार्क पूरी तरीके से इररिलेवेंट हो गया है और सारा फोकस अब बिम्स्टेक पे है जहां पाकिस्तान नहीं है। उसी तरीके से कहीं ऐसा न हो
कि ये जो चाइना के द्वारा जो इनिशिएट किया गया एक संगठन था, उसमें यदि इसी तरीके से आतंक परस्त एजेंडे को और आतंक के ऊपर डबल स्टैंडर्ड्स दिखाए जाएंगे तो कहीं इसका हश्र भी सार्क जैसा न हो जाए। और भारत, आज का ये जो नया भारत है, आतंकवाद के प्रति एक नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच रखता है, जीरो टॉलरेंस का अप्रोच रखता है। और चाहे वो भारत के साथ कोई राष्ट्र किसी तरीके की वो खड़ा हो ना खड़ा हो, वो सब बात की बातें हैं, वो उनका अपना निर्णय है। लेकिन हमारा निर्णय बहुत ही लाउड एंड क्लियर है, आतंकवाद के संदर्भ में डबल स्टैंडर्ड स्वीकार नहीं करेंगे, जीरो टॉलरेंस के अप्रोच से चलेंगे। और यदि आतंकवाद के ऊपर डबल स्टैंडर्ड्स दिखाए गए तो ऐसे किसी भी स्टेटमेंट को भारत अपनी स्वीकार्यता नहीं देगा। भारत ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। और ये जो निर्णय है भारत सरकार का निर्णय है, जिसमें विदेश मंत्रालय भी शामिल है। देखिए, एक बात है कि रक्षा मंत्रालय विदेश मंत्रालय अलग अलग करके मत देखिए, ये पूरे भारत का निर्णय है। आज यदि भारत ने ज्वाइंट स्टेटमेंट में साइन नहीं किया है तो वो पूरे भारत की सरकार ने किया है, और ये सभी को इसको सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि आतंकवाद के प्रति यदि हम डबल स्टैंडर्ड अपने देश के अंदर ही दिखाने की कोशिश करेंगे, कई बार हमने ये देखा है किस तरीके से भारत के ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, बालाकोट की स्ट्राइक के ऊपर जैसे सवाल उठाए जाते हैं, संदेह व्यक्त किए जाते हैं। वो मैं कल देख रहा था, अमेरिका ने जो स्ट्राइक्स की उसके ऊपर भी जैसे वहां का अमेरिका के अंदर इसी तरीके के अनेक प्रवृत्ति रखने वाले जो अनेक लोग हैं उस तरह की बातें उठा रहे थे। तो देखिए, आतंकवाद एक ऐसी चुनौती है कि इसके ऊपर एकजुटता की आवश्यकता है। राष्ट्र को भी एकजुट होना होगा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी एकजुट होना होगा। और भारत ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि मोटी मोटी बात क्या है, एससीओ में रहे कि नहीं रहे सर? देखिए, भारत ने एक चेतावनी दे दी है। निसंदेह भारत का ये जो अप्रोच है वो एक चेतावनी भरा अप्रोच है। भारत, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, एससीओ का बहुत सम्मान करता है। एससीओ की बैठक पाकिस्तान में हुई थी और हमने सारे पाकिस्तान से संबंध खराब होने के बावजूद भी हमारे विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की यात्रा की थी और सिर्फ एससीओ के लिए वो गए थे। उसी तरीके से भारत ये चाहेगा कि एससीओ की प्रक्रिया आगे बढ़े, लेकिन एससीओ को यदि रेलेवेंट बने रहना है तो उसका राजनीतिकरण रोकना होगा। एससीओ एक ऐसा संगठन है कि जहां पे आतंकवाद के ऊपर गंभीरता के साथ विचार किया जाता है। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, आरटीएस जैसा वहां पे एक सिस्टम है। लेकिन वो आरटीएस यदि उसको ठीक तरीके से काम करना है, चाइना और पाकिस्तान के किसी समिति में रहते हुए आतंकवाद पर गंभीरता से बात हो जाए, ये तो वही बात हो गई कि रात के 12 बजे हमने कहा कि भाई सूरज निकल आया, रोशनी हो गई, धूप निकल आया है। ये तो रात को दिन और दिन को रात कहने के बराबर है। मैं वापस लौटूंगा संजीव जी आपके पास, कुलकर्णी सर के पास जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बीच में बताना चाहेंगे कि आज क्या हुआ है एससीओ की समिट में। चीन पाकिस्तान की चालबाजी को नाकाम किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साझा बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। घोषणा पत्र में आतंकवाद का मुद्दा था ही नहीं, जबकि यह संगठन ही बना इसलिए कि यहां पर क्षेत्रीय सुरक्षा की बात होगी। आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान, चीन, रूस, भारत मिलकर काम करेंगे। लेकिन आयरनी देखिए कि भारत जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अकेला खड़ा है, और आतंकवाद पैदा कहां से हो रहा है? पाकिस्तान से हो रहा है। पानी खाद कौन डाल रहा है? चीन डाल रहा है। और संगठन बनाया है एससीओ आतंकवाद पर चर्चा करने के लिए। मैं फिर कहता हूं, इससे बड़ा मजाक का विषय नहीं हो सकता। और आज भारत ने जबरदस्त चोट दी है। बलूचिस्तान का जिक्र था, एससीओ मीटिंग में पाकिस्तान भी शामिल हुआ। पाकिस्तान जो है यहां आया और राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की तरफ देखा तक नहीं। पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र यहां पर भारत ने किया एससीओ की समिट में। इसलिए भारत का जाना जरूरी था, क्योंकि पाकिस्तान और चीन को एक्सपोज करना जरूरी था। पहलगाम हमले का पैटर्न, लश्कर जैसा आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया। आतंकवाद से खुद की रक्षा करना हमारा अधिकार है, यह भी भारत ने कहा। आतंकवाद को पॉलिसी की तरह इस्तेमाल नहीं होने देंगे। चीन के सामने पाकिस्तान को दो टूक चेतावनी आज भारत ने दे दी है। साफ कह दिया, हर आतंकी घटना का करारा जवाब देंगे। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति होगी। आतंकी हमला हुआ तो घर में घुसकर मारेंगे। आतंकियों का पनाहगार है पाकिस्तान। कट्टरपंथ आतंकवाद शांति के लिए कड़ी और बड़ी चुनौती है, यह भी भारत ने क्लियर कर दिया। एससीओ समिट में जाकर चीन की छाती पर बैठकर पाकिस्तान को दो टूक चेतावनी और पाकिस्तान के चेहरे से नकाब हटा दिया। कुलकर्णी सर कुछ कहना चाह रहे हैं, कुलकर्णी सर के पास जा रहे हैं, वापस डिबेट में लौटते हैं। कुलकर्णी सर, यह होना जरूरी था, लेकिन इसका इंपैक्ट क्या होगा? कुछ असर दिखेगा?
विवेक संजय एक बातें मैं कहना चाहूंगा। देखिएगा, हर इसमें देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर ओनली परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट, नंबर 1। नंबर 2, ये जो संस्था खड़ी हुई 2001 में हुई और भारत इसका सदस्य बना 2017 में, अब है 2025। तो इतने सालों में कई बार उतार पड़ाव, मतलब जिंदगी में और विश्व में उथल पुथल होता रहता है, लेकिन आपको हाई टेबल पे रहना है। आप उसको छोड़ नहीं सकते कि कोई भी कारण हो जाए किसी, अगर हम वहां पे नहीं होंगे तो वो जो उन्होंने करना है वो तो करेंगे, क्योंकि हम लोग उस हाई टेबल पे बैठे हैं, क्योंकि हम उसके सदस्य हैं। और ये सदस्यता ऐसी नहीं है, ये सदस्यता में मैंने जैसे कहा, विश्व का 24% एरिया, 42% आबादी और 25% जीडीपी है। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें चीन नहीं तो टोटल अपनी मनमानी करेगा, क्योंकि भारत वहां पर है। चीन अपनी मनमानी से भारत के साथ ही रूस के साथ भी करने में लगा हुआ है। इसलिए ये संस्था 2001 में किस प्रकार से सेंट्रल एशिया में घुसता है, किस तरीके से अपनी मनमानी कर रहा है, इसलिए चीन ने खरीद की है। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान को साथ में 2017 में इकट्ठा सदस्य बनाया। तो ये बहुत जरूरी है। ये कहना कि आज क्या चीन कर रहा, अगर हम वहां पे नहीं होते तो उन्होंने वही करना था, क्योंकि हम उधर हैं, इसलिए हम लोगों ने अपनी आवाज उठाई, हम लोगों ने इनको पर्दाफाश किया। ये डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग थी, जिसमें उन्होंने आतंकवाद को लेकर के उसको नकारा करने की कोशिश की, बलूचिस्तान को एक सब्जेक्ट उठने की कोशिश की। तो ये बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, कौन एक्सपोज होता है, चीन की मंशा जो है वो एक्सपोज होती है। पाकिस्तान जिस प्रकार से एक पिट्ठू बन के बैठा है चीन का, वो एक्सपोज होता है। तो ये बहुत जरूरी है, यानी कि मेरा कहना। और दूसरा, हम लोग बार बार कहते हैं भारत क्योंकि उभरता एक इतना जबरदस्त देश है, इसलिए उसके आसपास सारे दुश्मन बनते हैं। इसलिए कोई नहीं चाहता है कि भारत उभरे, सब कोई चाहता है। आप अमेरिका देख लीजिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं कि सबसे पहला नंबर 1 कंट्री स्प्रेडिंग टेरर और यूजिंग टेरर इज ईरान। हम तो बार बार कहते हैं कि इट इज पाकिस्तान विच यूजेस टेररिज्म इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। ईरान भी करता होगा, तो पाकिस्तान को तो नाम नहीं लेते। तो जब तक हम सबके साथ हमने मेल मिलाप रखना है, यकीन करना है, और हम आत्मनिर्भर होंगे, हम मजबूत होंगे, हम विश्व की तीसरी आर्थिक स्थिति बनेंगे, सब कोई हमारे इर्द गिर्द होगा। आज हमारे तो कुलकर्णी सर, मुझे ऐतराज, देखिए मुझे ऐतराज पाकिस्तान से और चीन की प्रो पाकिस्तान पॉलिसी से। कुलकर्णी सर, मेरा एक छोटा सवाल, फिर मैं राहुल लाल जी और प्रमोद स्वामी जी के पास आ रहा हूं। मेरा सीधा सवाल है, हम ब्रिक्स में ऑलरेडी, जहां पर चाइना और रशिया मौजूद हैं, हम जो है क्वाड में हैं, जहां पर बाकी देश मौजूद हैं, हम बिम्स्टेक में हैं, जहां पर और भी देश जो है वो इनके अलावा वो मौजूद हैं। इसके अलावा कोई और देश रह रहा है तो आप एक छोटा मोटा कॉर्पोरेशन खुद बना लीजिए। मैं ऐतराज पाकिस्तान से कर रहा हूं और चीन की प्रो पाकिस्तान पॉलिसी से कर रहा हूं। ऐसे कोई भी संगठन से ऐतराज होना चाहिए जहां पर यह डबल स्टैंडर्ड वाला मुल्क बैठा हुआ है, जो गधे निर्यात करता है और टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। हम जब उसमें होंगे तब एक्सपोर्ट करेंगे ना, अगर हम उसमें होंगे नहीं, वो तो करते रहेंगे जो कर रहे हैं। हम क्योंकि उधर बैठे हैं, क्योंकि हम उनके मुंह पे बोल रहे हैं। वो टॉप टेबल 10 सदस्य, 10 डिफेंस मिनिस्टर जो बैठे हैं, अपने रक्षा मंत्री उनको कह रहे हैं। और वैसे ही विदेश नीति में हम अलग थलग नहीं पड़े हैं। अगर कोई ये सोचता है ट्रेड कौन कर रहा है, आप चीन के सामान लाओ, मत खरीदो, किसने बोला हिंदुस्तानियों को खरीदने के लिए? ठीक है, राहुल लाल जी कुछ कह रहे हैं। कुलकर्णी सर वापस लौटूंगा आपके पास, राहुल लाल जी उसके बाद प्रमोद जी, पहले राहुल लाल जी। विवेक जी, देखिए एक चीज तो हम लोग को मान लेना पड़ेगा कि चीन और पाकिस्तान में कोई अंतर बचा नहीं है, पहले से नहीं बचा हुआ है। तो वो हम लोगों का दुश्मन नंबर 1 चीन है, उससे निपटने की रणनीति बनानी पड़ेगी। दूसरी चीज की देखिए, कुलकर्णी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम किसी संगठन से हम दूरी नहीं बना सकते। कहां दूरी बनाइएगा आप? चलिए शंघाई सहयोग संगठन से हट जाएंगे। ब्रिक्स में पाकिस्तान उसकी सदस्यता लेने के लिए भरपूर ताकत लगा रहा है। वो कल उसका पूर्ण मेंबरशिप लेना चाहता है ब्रिक्स में पाकिस्तान। हम लोग ब्रिक्स में मेंबर हैं, तो हमारी विदेश नीति की जिम्मेवारी ये होती है कि सामने से समस्या को फेस करें। ब्रिक्स में पाकिस्तान सदस्य ना बन सके, उसके लिए भारत जो है कि अपनी कूटनीतिक तैयारी करे, कूटनीतिक प्लान करे, क्योंकि पाकिस्तान को चीन बनाने की कोशिशों में लगा हुआ है ब्रिक्स में, उसके तमाम दूसरे देश लगे हुए हैं। नहीं, इसलिए मैं बार बार कहता हूं। एक बात राहुल लाल भाई, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं। ठीक है, एससीओ से अलग नहीं होते, आपकी दलील यह है। एससीओ के बनने का आधार क्या था? क्षेत्रीय सुरक्षा। आप चीन और पाकिस्तान से क्षेत्रीय सुरक्षा की उम्मीद करेंगे।
चीन गलवान में घुसा आता है, पाकिस्तान पहलगाम में आतंकी भेज देता है, पुलवामा में आतंकी भेजता है, जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन करा रहा है। कौन सा क्षेत्रीय सहयोग? चलिए, आप कहते हैं कि भाई सांस्कृतिक आदान प्रदान करेंगे। क्या पाकिस्तान से क्या सांस्कृतिक आदान प्रदान कर लीजिएगा? क्या संस्कार ले लीजिएगा पाकिस्तान से और चीन से? चलिए, आप कहते हैं व्यापार के मुद्दे पर रणनीति बनाएंगे। चाइना जिसका खुद का पेट नहीं भर रहा, 4% की जीडीपी रह गई है, आपके 6.5% की जीडीपी को देखकर वो जल रहा है, वो आपसे व्यापार सहयोग बढ़ाएगा? आपको लगता है ऐसा? वो अपनी टेक्नोलॉजी देगा? मैं देखिए, किसी भी संगठन के बनने का उद्देश्य और लक्ष्य दोनों होता है। यहां दोनों नजर नहीं आ रहे हैं आज की तारीख में। मैं ये नहीं कह रहा हूं अभी क्विट कर दीजिए, मैं कह रहा हूं रणनीतिक जो है वो फैसला होना चाहिए। राहुल लाल जी, उसके बाद में प्रमोद जी आपके पास आ रहा हूं, जल्दी से राहुल लाल जी। विवेक जी, आपने सही कहा है। उसी का मैं उत्तर दे रहा हूं कि आप संगठन के भीतर रह के ही तो आपको पता चलेगा ना। मैं कह रहा हूं कि आप ब्रिक्स में हम लोग शामिल है और ब्रिक्स में पाकिस्तान शामिल होना चाह रहा है, तो क्या पाकिस्तान, पहले तो भारत की कोशिश ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर ना बन सके, और अगर मेंबर बन जाए तो फिर उसको कैसे, उसकी भूमिका को बंद किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। अब आप सोच के देखिए कि 2021 में हम लोगों ने देखा गलवान की स्थिति घटी। आज आप अगर 21 आप आंकड़े देख लीजिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो वाणिज्य मंत्रालय के जो आंकड़े हैं, 65 अरब डॉलर का वहां तो हम लोग का निर्यात हो रहा था, वो अब 112 अरब डॉलर पहुंच चुका है। घाटा जो है कि व्यापार घाटा भारत का केवल और केवल चीन के कारण से बढ़ा हुआ है। अब यह कहना कि नहीं, आप अगर भारत में मेड इन इंडिया तमाम तरह की चीजें हैं, वो भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, तो हमें अपने देश के भीतर कैसे सस्ते उत्पादन को करना है, किस रूप में करना है? चीन को आपको मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में टक्कर देनी पड़ेगी और अपनी अर्थव्यवस्था को पुष्ट देने के लिए चीन को मुंह तोड़ दबाव वही होगा। आप किसी संगठन में शामिल होते हैं नहीं होते, चीन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी चीज, अर्थव्यवस्था के ऊपर काम करने की जरूरत है और विदेश नीति को फिर से संचालित करने की जरूरत है। ठीक है प्रमोद जी, जल्दी से, मैं समझ गया, आपकी बात आ गई। अब ठीक है, आपकी बात आ गई। पार्टी के प्रतिनिधि कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के पास दुनिया भर से समर्थन मिला, तो इजराइल के अलावा हमने तो किसी देश का नाम सुना नहीं था। रूस ने किया, क्या बात कर रहे हैं? रूस ने समर्थन किया, कई यूरोपीय कंट्रीज ने किया। विवेक जी, ऑपरेशन सिंदूर को खुलकर समर्थन करने वाला देश खुल का समर्थन, आर्मी थोड़ी उतार देंगे। राहुल लाल जी गजब करते हैं, कोई दूसरा देश आर्मी थोड़ी भेज देगा। सुनिए, रुक जाइए एक सेकंड भाई, मौखिक समर्थन ही तो होता है, मौखिक समर्थन होता है। मौखिक समर्थन दिया गया हमें, ऐसा नहीं अलग थलग पड़ गया और किसी देश ने समर्थन नहीं दिया। ठीक है, वापस एससीओ वाले मुद्दे पर लौट रहे हैं। प्रमोद स्वामी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रमोद स्वामी जी, उसके बाद संजीव जी और वरुण जी। जी, अभी हमारे मित्र लाल जी ने जो कहा कि मेक इन इंडिया की बात कही, तो आप अगर देखिए तो आज भारत ने एमका बन रहा है, भारत में तेजस बना है, भारत में ब्रह्मोस बने हैं। तो भारत जो है अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेक इन इंडिया के तहत हम आज हथियार भी बना रहे हैं। एक समय ऐसा था कि हमारे जो रक्षा मंत्री थे यूपीए की सरकार के, उन्होंने संसद में कहा था कि हम जो बॉर्डर एरिया है वहां में रास्ते नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर हम रास्ते बनाते देखिए एंटनी साहब ने कहा था, बिल्कुल तत्कालीन रक्षा मंत्री, उनका उपयोग कर करके चाइना आ जाएगा। तो ये हमारा माइंड सेट था। और आज जो नेहरू जी की गलती के कारण जो सुरक्षा परिषद की जो स्थायी सदस्यता थी वो भारत को नहीं मिली, वो चाइना को मिल गई। तो कई गलतियां हमने की है, सब ऐसी बातें नहीं है, लेकिन ये नया भारत है और ये अब नया भारत जो है वो मेक इन इंडिया के तहत हथियार भी बना रहा है। और 5th ग्रेड के जो फाइटर जेट, हमारे फाइटर जेट भी हम बना रहे हैं। और मेक इन इंडिया के तहत अभी हमने बहुत प्रगति की है। और इसका मेक इन इंडिया का सबसे अच्छा जो जलवा है वो ऑपरेशन सिंदूर के सामने देखने को मिला, जब चाइनीज हथियारों से हमारे हथियार बेहतर साबित हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये बात सही है विभिन्न वक्ताओं ने जो कहा, स्ट्रेटेजी के तहत भारत के जो राष्ट्र के हित में है उनको मद्देनजर रखते हुए हमें आने वाले समय में निर्णय लेने पड़ेंगे। जी, वरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं। वरुण जी। विवेक जी, मैं पूरी डिबेट में आपसे यही बात कहना चाह रहा था, इनकी जो माइंडसेट है ना, नेहरू जी ने गलती करी, इंदिरा जी ने गलती करी, खुद ने जो 11 साल की गलतियां करी वो समझ नहीं आ रहा। तो नया भारत क्या होता है? भारत तो 77 साल से नया ही है, भारत बना जब से। ये जो मोदी काल के लिए कह रहे हैं ना, हमने कर दिया, पहले कुछ नहीं बनते थे कि हथियार भारत में? जो बोफोर्स तोप राजीव गांधी अपने अमेरिका के विरोध के बाद ओलिव पामर ने दिया था स्वीडन से, उसके बाद में उनकी हत्या भी हो गई थी, और उस बोफोर्स से कारगिल लड़ाई जीते और उसके बाद चुनाव भी जीते। ये जिस प्रकार के पॉलिटिकली सिस्टम इन्होंने शुरू किया है ना, फिर आप कहते हो विपक्ष ऐसे क्यों बोलता है, विपक्ष ऐसे क्यों करता है? जो सरकार में रहकर के ऐसी बातें करते हैं, नेहरू जी ने गलती करी, इंदिरा जी ने गलती करी, खुद ने कुछ किया ही नहीं है। अब मैं कह दूं अटल जी ने गलती करी, तिब्बत को अभिन्न अंग किसने माना?
चाइना का, अटल जी ने माना। पर ये पुराने लोगों की, प्रधानमंत्रियों की जो छिछालेदारी करने का प्रयास ये करते हैं खुद की गलतियां छुपाने से, वो गलत है। अब आप बार बार मेक इन इंडिया कर रहे हो। मेक इन इंडिया 77 आजादी के पहले सुई नहीं बनती थी, उसके बाद हर चीज बनती थी। तो आपने कहा ना टॉपिक पे डिस्कशन इकोनॉमिक्स पे बाद में होगा, उस पर अलग एक डिबेट रखिएगा, जब मैं आपको बताऊंगा कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के जमाने तक क्या बनता था, फिर आर्थिक सुधारों के नाम से क्या क्या चीज बिगड़ी और क्या क्या इंडस्ट्री खत्म हुई और विदेशी इंडस्ट्रियों का कब्जा भारत पे हुआ। ये लिबरलाइजेशन के नाम से हुआ है, मेक इन इंडिया नहीं हुआ है। मेक इन इंडिया पहले से ही था और आज भी है। कोई नया भारत नहीं है, भारत नया ही बना था 77 साल पहले, ये 2014 में नहीं बना है। आपको अगर इनका माइंडसेट जब तक सबको साथ लेके चलने का नहीं होगा, फिर ये डिप्लोमेसी में जगह जगह विदेशियों को पता लग जाता है कि केंद्र सरकार यही चाह रही है कि नेहरू जी की गलती थी, उसकी गलती थी। आपने ट्रंप से सुना है कि पुराने प्रधान में उनके राष्ट्रपतियों की, जो जॉर्ज वॉशिंगटन की गलती थी, बिल क्लिंटन की गलती थी। ये सब चीजें यहीं पर ये करते हैं। जो ये माइंडसेट आया ना मोदी काल, जिसको मैं बोलता हूँ, कि ये भारत के लिए खतरनाक माइंडसेट है और ये ऐसे रहते हुए भारत की एकता को चोट पहुंचाते जा रहे हैं। ठीक है, मैं देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। कम ज्यादा का आकलन हो सकता है, तुलना हो सकता है। मैं एक जल्दी से, अगर आपने इसकी बातचीत की है तो मैं एक आंकड़ा रख देता हूं। 2014 से 2024 के बीच भारत में एफडीआई का जो फ्लो है वो दोगुना होकर $70 बिलियन से अधिक हो गया। एप्पल, सैमसंग, टेस्ला जैसी वैश्विक कंपनियों ने भारत में विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डाली और 2014 में $29 बिलियन से बढ़कर उत्पादन 2024 में इलेक्ट्रॉनिक्स में $100 बिलियन से अधिक हो गया। मोबाइल फोन एक्सपोर्ट जो है 2023-24 में $15 बिलियन को पार कर गया। मैं रफ्तार की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं पहले की सरकार ने काम नहीं किया, आज की सरकार ने काम किया। वरुण पुरोहित जी, प्रोस्पेक्ट कहने का वो है। नहीं, जीडीपी पे कर्जा भी तो बताओ ना, भारत की जीडीपी पे कितना खर्चा हो गया भारत के ऊपर, उससे तो आप कंपेयर करोगे। सर, अमेरिका, रुपये को डॉलर की पूंछड़ी किसने बनाया? सर अमेरिका का अगर $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है तो $40 ट्रिलियन का लोन है उसके ऊपर। वाइस वर्सा जापान की भी यही स्थिति है। लोन को किसी भी देश के विकास से डायरेक्ट कनेक्ट करना, ये आप भी जान रहे हो और मैं भी जान रहा हूं कि वो कनेक्शन बनता नहीं है। विवेक जी, जीडीपी ग्रोथ रेट को मानिएगा कि नहीं मानिएगा विवेक जी? जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या? मैं कह रहा हूं 2004 से 14 के बीच में जीडीपी ग्रोथ रेट रहा 183% का टोटल, उस समय आप विकास दिखेगा। 14 से 24 के दरमियान देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि ये डिबेट दूसरी तरफ चली जाएगी और बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें बहुत वक्त हमें चाहिए होगा इन तमाम चीजों को आकलन करने के लिए। संजीव श्रीवास्तव जी से जल्दी से एक लास्ट लाइन का रिएक्शन ले लूं। संजीव श्रीवास्तव जी, एससीओ अपनी लक्ष्य से भटक चुका है और अब एससीओ को पूर्ण विराम देने का वक्त आ चुका है, कम से कम मैं तो ये मानता हूं। आपकी क्या राय है? नहीं, पूर्ण विराम तो मैं नहीं कहूंगा। एससीओ को के समक्ष भारत ने अपनी बातें बहुत ही डिटरमिन्ड तरीके से रखी हैं। जी। भारत के लिए क्षेत्रीय संगठन भी महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत को अपनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को लगातार सशक्त और मजबूत बनाना होगा, आत्मनिर्भरता बढ़ानी होगी, खुद को मजबूत करना होगा। और मुझे लगता है ऑफ सिंदूर के बाद ये स्थिति साफ साफ नजर आई है। इसमें कहीं कोई ग्रे और जो अगर हम भूरा स्पॉट कहें तो नहीं रह गया है, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जोड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।